बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो जनाब। हम और हमारी ज़रात में आपका अपना प्रोग्राम है, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हम पे एतमाद किया, हमारे साथ चले, और आज ये हमारे लिए एक बाइस इफ्तिखार है कि 20,000 सब्सक्राइबर का नंबर हमने पास कर लिया है। तो बहुत शुक्रिया उन तमाम 20,000 लोगों का जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और अपनी तजावीज़, अपनी राय और अपने सवाल हमारे पास भेजे। और ये मेरे ख़्याल से ये हम सब की लिए एक खुश आइंद और एक बड़ा दिन है कि आज हम 20,000 से ज़्यादा का नंबर रखते हैं। तो तमाम का जनाब बहुत शुक्रिया। और आइए अब आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे, ग्लोबली भी बात करेंगे और लोकल भी बात करेंगे, और देखेंगे कि क्या हो रहा है इस सिलसिले में। तो जो लोग भी ज़राअत से मुंसलिक हैं, तजारत से मुंसलिक है और ज़ाहिर सियासत से भी मुंसलिक होते हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में शमूलियत के लिए सिर्फ़ एक बेल के बटन को दबाना है ताकि हम इसको मज़ीद जो है वो फैला सकें अपने नेटवर्क को। तो सबसे पहले बात जो सी हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि पहले हुकूमत ने क्या किया। गंदम उस पर बात करते हैं, लेकिन साथ ही क्या हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में 1 फरवरी को या 31 जनवरी की रात को चुप करके गवर्नमेंट ने जब देखा कि मकई की फसल जो सी है वो लगानी है लोगों ने, उन्होंने डीज़ल की कीमत तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बढ़ाई है जितनी बढ़ानी चाहिए थी। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि किसानों की आवाज़ जो सी है वो पहुँचे कि डीज़ल सबसे ज़्यादा इस वक्त कौन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, हमारी बहुत सारी जो अजनास हैं उसकी आमदोरफ्त इधर से उधर लेके जाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे पहले ज़मीन की तैयारी जो कि जिन दोस्तों ने मकई के बीज, इसके साथ साथ सूरजमुखी का सीज़न आ रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने तैयारी करनी थी, उनके लिए हुकूमत ने ये ख़तरे की घंटी कि जनाब आप किधर जा रहे हैं, हम तो आपको बताते हैं क्या होना है। होना ये था कि मैक्सिमम इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक 2.5 रुपये डीज़ल की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन हुकूमत ने कहा क्यों? क्योंकि ये जनवरी में इनके नंबर शॉर्ट थे, IMF को जिन्होंने देने थे। और इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर टैक्स तो लगाया ही लगाया, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसे कहते हैं, यानी कि वही रवायती तरीका के पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो। और पेट्रोल की कीमत भी आपको पता है कि मोटरसाइकिल गाड़ियाँ शहरों में चलती हैं उनकी 1 रुपये बढ़ी, लेकिन डीज़ल क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल गाँव में होता है और रूरल इकॉनमी हिट करती है उसके ऊपर, तो उसको इन्होंने 2.5 रुपये की बजाय तकरीबन कोई 6 से 7 रुपये महंगा किया है। ठीक है, अब आप देखें कि ये कितना बड़ा एक मेरे ख्याल से किसान के ऊपर वार किया गया है हुकूमत की तरफ से। ये बिल्कुल गलत है और इसकी हम जो है मजम्मत भी करते हैं और इस पर तनकीद भी करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो ये थी कि ये एक अहम नुक्ता था आज की बात करने पे। दूसरे नंबर पे आते हैं, अब टैरिफ पे आते हैं जी। इंटरनेशनली पहले चलते हैं, फिर आते हैं मुल्क में ऊपर क्या हो रहा है। टैरिफ को समझने की ज़रूरत क्या है? टैरिफ की समझने की ज़रूरत यह है कि जो ट्रम्प ने भी टैरिफ लगाया है मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और इसके साथ साथ चाइना के ऊपर, लेकिन इसके क्या असरात होंगे? पहले तो ये है जी कि सोना आपने देखा कि ऊपर चला गया। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ पे लोग लगाते हैं, मकई के ऊपर इसके जो है वो प्राइसेस ऊपर गई हैं अमेरिका में, हमने जो देखा है। तो ये जो चाइना जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था, मैं पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ। तो टैरिफ का मतलब ये होता है, टैरिफ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। टैरिफ मुल्क क्यों लगाते हैं? टैरिफ इसलिए लगाते हैं कि वो अपने किसानों को या अपनी जो उनकी वर्कफोर्स होती है या अपनी जो लेबर होती है या अपनी जो उनके जफाकश लोग हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं या उनकी जो मेहनत है उसको वो कम से कम बचा सकें। वही कहते हैं कि जी बाहर से ठीक है चीज़ें आएंगी, लेकिन वो बाहर से जो चीज़ें आएंगी उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें सस्ती आ रही हैं तो हम इन्हें महंगा कर रहे हैं ताकि हमारी एक तो आमदनी हो, प्लस हमारे जो अपने मुल्क के लोग हैं उन्होंने जो चीज़ें हम पैदा की हैं, उगाई हैं, उनकी जो उनको कीमत है वो बेहतर मिल सके। तो ये टैरिफ का मतलब ये होता है कि टैरिफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ हैं। जैसे आपको पता है आजकल वो कॉटन के अंदर या हम देखते हैं गारमेंट्स के अंदर पाकिस्तान में GSP प्लस का स्टेटस कैसे मिला हुआ है। GSP प्लस का स्टेटस इसलिए मिला हुआ है कि बाकी मुल्कों को, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसको यूरोप में उन्होंने
टैरिफ लगाया हुआ है कि वहाँ जो मसनूआत पैदा होती हैं उसके बचाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ से चीन जो सबसे बड़ा सप्लायर है उसके मसनूआत के ऊपर टैरिफ लगाया है ताकि वो चीज़ें महंगी हों और उनकी अपनी मुकामी जो सनत है वो बच सके और उसके ऊपर उसके असरात ना आ सकें। अब उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं GSP प्लस, जैसे मैंने कहा कि गारमेंट्स जा रही हैं, तो वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान को एज है कि पाकिस्तान के ऊपर वो टैक्स नहीं लगा हुआ यूरोप में जो कि वो लगाना चाहते हैं। लेकिन अब ट्रंप के आने से जो हमें फ़ायदा हो सकता है इसका, उसमें दो अहम नुक्ते हैं। एक, मैं अगर बात करूं कनाडा के ऊपर लगाने से, कनाडा अमेरिका को सबसे ज़्यादा पोटाश फराहम करता है जी। तो अगर कनाडा के ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो किसी और जगह से पोटाश लेगा जो वहाँ के किसानों की ज़रूरत है। अब वो कौन है? वो रशिया है। रशिया उसको सप्लाई कर सकता है। इसी तरह से ही जो अजनास हैं बाकी, जैसे मैंने पहले भी बात की कि मकई में खुशाइन चीज़ें ये हो रही हैं कि पाकिस्तान शायद ये बन सकता है कि हम रॉ मटेरियल में मकई जो है वो चाइना को दे सकें, लेकिन हमें अपनी क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। तो ये टैरिफ का मतलब समझाना बड़ा ज़रूरी था ताकि किसान जो हैं वो अपने जो फसलें हैं उसके मुताबिक लेके चल सकें कि टैरिफ के असरात क्या होंगे और क्या हमें उसकी बेहतर कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी तरह से तेलदार अजनास जो हैं दुनिया में, तेलदार अजनास जो सी हैं उसमें पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर वो इंपोर्ट हुई हुई चीज़ें पाकिस्तान अगर टैरिफ लगा दे उनके ऊपर, जैसे मलेशिया से, इंडोनेशिया से, और हमारे किसान अगर ज़्यादा पैदा करें तो इनके लिए बेहतरी होगी। तो ये एक चीज़ समझाने के लिए थी कि आप लोगों को टैरिफ का मतलब ताकि समझ आ सके कि ये टैरिफ क्या कर रहा है। अब टैरिफ से एक चीज़ और हुई है, वो ये हुई है कि DAP दुनिया में शायद सस्ता हो। क्यों? क्योंकि आगे जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो ये होगा कि अब रशिया की जब खुलेगी तो वो बाकी जगह भी जाएगी और वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकेंगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ये कहें कि हम जो खादें हैं उसमें खुद कफ़ील हो गए हैं। नहीं, यूरिया जो हम पैदा करते हैं, अभी तो कम यूरिया इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगले सीज़न में यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और तब पता लगेगा ये जो हमारी यूरिया कंपनियां हैं इनकी क्या सिचुएशन होती है। तो किसानों को कहीं ये दोबारा 4,500 की जो कीमत है वो ज़्यादा ना देनी पड़े। और ये आपको याद है कि पिछली दफ़ा ये हुआ था कि 5,500 से 6,000 रुपये तक कीमत गई थी, और ये दोबारा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से एक चीज़ बेहतरी आई है, वो ये है कि इन तीनों बड़ी कंपनियां जो सी हैं वो अपने किसान सेंटर बना रही हैं और वहाँ से वो कह रहे हैं कि कंट्रोल कीमत पर किसानों को फराहम करेंगे। इसमें हम भी दुआ गो हैं कि ये काविश कामयाब हो, क्योंकि इसी से ही हमारी बहुत सारी बचत हो सकती है जो हमारे अखराजात हैं किसानों के उसमें। अब आते हैं जी, बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो बात करते हैं कि जी गंदम के ऊपर क्या होगा, गंदम के ऊपर क्या होगा। गंदम की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, कहत के असरात अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। बारिशें नहीं हुई, उससे हम ड्राउट की तरफ जा रहे हैं। और गंदम में एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल भी किया, बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे बड़ा पसंद आया, मैं भी इसमें शामिल भी करता हूँ कि हमें उसके ऊपर हुकूमत को पॉलिसी करनी पड़ेगी और बहस करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में। क्यों? इन्होंने ख़ुद तो अपनी तनख्वाहें 5 लाख से ऊपर कर ली हैं और ये उनको पता है कि ये उनका दूसरा ज़राए आमदनी है। पहला ज़राए आमदनी इन सब का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हुआ है हुकूमत में या पार्लियामेंट में, या कोई ज़राअत से वाबस्ता है या शुगर मिल से वाबस्ता है, तो उनका ये पहला वो ज़राए आमदन नहीं है, ये दूसरा है। पहला उनका वो है जो उनके कारोबार हैं, लेकिन किसान वो वाहिद दुनिया की कौम है जिसका कि एक ही कारोबार है। तो अगर उस पर बात ना की गई और उसको अगर इस महंगाई की चक्की में वो पीसता रहा और अपनी उसको मेहनत का सही अगर कीमत ना वसूल कर पाया, तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक पूरे 25 करोड़ लोगों के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया होगा हमारे लिए। आगे आपको पता है कि पहले 6 महीने में हुकूमत कह चुकी है कि हम नेगेटिव में हैं एग्रीकल्चर में, और अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ तो बहुत बड़ा एक यहाँ पे पहाड़ खड़ा हो जाएगा और ये चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। एग्रीकल्चर टैक्स हमने लगा दिया है, अब किसानों को एग्रीकल्चर पे टैक्स देना पड़ेगा। तमाम सूबों ने ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। IMF का वफ्द आना चाहता है, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये चीज़ कर दी है, और उसमें ये होगा कि आप चाहे जो मर्ज़ी कमाएं, आपको एक अपनी आमदनी का एक ख़ास हिस्सा
उसको देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत मुश्किल दौर का आगाज़ हो रहा है। इसको मेरे ख्याल से अब वक्त है कि हुकूमत को संभलना चाहिए और ये इनकी भी दाररसी करें। अब आते हैं जी, कुछ दोस्त हमें एक अहम फसल जो हमारी है पाकिस्तान की प्रोडक्शन के लिहाज से और एक्सपोर्ट के लिहाज से, कुछ नंबर्स देता हूँ। इस वक्त पोटैटो यानी कि आलू की इस वक्त पटाई या उसकी फसल की जो हार्वेस्ट है वो शुरू हो चुकी है। एक अहम नुक्ता पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ है 1-2 को, मैं आपको सिर्फ उसका तकाबली जायज़ा दे रहा हूँ। हमारे अहम पंजाब के इलाकों में ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, आरिफवाला, इसके अंदर विहाड़ी, इस वक्त क्या है कि आलू की फसल जो है उसकी आमद है। इस वक्त खेतों के ऊपर बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे सफ़ेद आलू और लाल आलू, पाकिस्तान एक अहम इसको एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन किसानों के साथ क्या हो रहा है, तो मैं एक वो रुख पेश करना चाह रहा हूँ कि किसानों को खेत के ऊपर मुख्तलिफ जो वैराइटीज़ थी, जिसमें कि सांते, इसके अलावा लेडी रोज़िटा, आप इसमें ये तमाम वैराइटीज़ बड़ी ज़बरदस्त, डायनोस्टार, ये तमाम वैराइटीज़ जो उनकी उन्होंने लगाई थी, तो उस पर बड़ी मेहनत की। उसके बाद उनको जो कीमत मिली वो मिली थी 2000 से लेकर 2100 रुपये खड़ी उसमें फसल वहाँ पे खेत के ऊपर, जिसे हम फार्म गेट कहते हैं। मंडी में रेट जो थे वो तकरीबन चले गए 6000 से लेकर 6200-300 के ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ? वो क्या ऐसा सिलसिला है जिसमें कि 2000-2500 की चीज़ 6000 में सिर्फ 6 घंटे या एक दिन के अंदर उसकी कीमत चली जाती है? तो ये एक वो चीज़ है जिस वजह से क्या होता है कि आपका किसान कामयाब नहीं होता, आपका किसान उसको हक नहीं मिलता। वही चीज़ उसके फार्म के ऊपर उसकी कीमत जो थी वो जो मिल रही थी उसका 3 गुना या 2.5 गुना या 2 गुना मंडी में जाके हो जाती है। ये वो गैप है जो कोई भी हुकूमत या कोई भी जो मुल्क है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर कमा रहा है आलू के ऊपर। बेहतरीन आलू हम पैदा करते हैं, बड़ी उसके ऊपर मेरे ख्याल से रिसर्च हुई है। और एक छोटा सा मुल्क है दुनिया का जो मेरे ख्याल से पंजाब से भी छोटा है, और वो आलू की उसकी एक पैदावार है। आलू उसका जो सा है दुनिया भर में जाता है और तकरीबन $1.25 अरब का वो सिर्फ आलू बेचता है, चाहे वो ठंडा आलू चिल्ड जिसे कहते हैं या फ्रेश, वो है हॉलैंड। उसके साथ ही एक और मुल्क है बेल्जियम, वो भी छोटा सा मुल्क है, वो $1 अरब से ज़्यादा का आलू बेचता है। यानी कि वो आलू में कोई ख़ास खूबी है, क्या है वो सिलसिला था जो टैरिफ की आपको समझा रहा था कि हमें वो मंडियाँ देखनी है, हम कहाँ भेज रहे हैं, हम श्रीलंका भेज रहे हैं, हम कहाँ भेज रहे हैं। छोटा आलू वो लेते हैं हमारा जो, ठीक है, गोली, वो आलू हमारा जो बचा हुआ होता है वो हम बेच रहे हैं उसको। हमारा वो आलू जो कि जिसमें कि जान है, जिसको कि हम भेज सकते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता था कि क्यों हमारा किसान जो बेचारा आलू वाला है वो रो रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो इसको व्यापारी जो उनसे हैं वो कीमत ठीक नहीं दे रहे, वही जो उसकी मेहनत है उसको सिर्फ ये है कि पैसा नहीं है उसके पास, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो चीज़ जब मंडी में वो ले जाता है तो उस टाइम वो जो उसको लेके और एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो उससे फ़ायदा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी हमारे वो कुछ यहाँ से जिस तरह मंडी की सिचुएशन थी कि बाहर के एक्सपोर्टर्स ने वो माल उठाया है 6000 का, तो अब बाहर कितने का जा रहा होगा? तो इसका मतलब है कि चीज़ में दम था, है और आगे भी रहेगा, लेकिन जो असल उसका पैदा करने वाला है उसको वो सहूलत नहीं मैसर। तो ये एक सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग भी हो सकती है इसके ऊपर। प्लस हमारा पोटेंशियल इतना है कि हम डबल कम से कम फौरी तौर पर कर सकते हैं। ये $500 मिलियन आसानी से आलू के साथ हम कमा सकते हैं, और इस पे मैंने कहा कि इस दफ़ा बात की जाए। दूसरे नंबर पे जनाब जो लोकल है मकई पे पहले तो उन किसानों का शुक्रिया जिन्होंने हमसे रब्ता किया, बड़ी अच्छी उनकी फ़ीडबैक भी है। और हमारे एक किसान भाई जिन्होंने हमसे लिया है उसका आपने देखा होगा, बात भी आपको आ जाएगी उसकी डिटेल्स, कि हम उसको मिस कर रहे हैं कि हमने कब कहाँ क्या चीज़ लगानी है। अभी देखें बारिशें नहीं हुई तो मकई के ऊपर उसका प्रेशर आ सकता है, ठीक है, तो ये सोच समझ के चलना है। मकई के रेट बेहतर हैं,
इसी को आप मेहनत करें, इस पर पैसा आपका लगाना है, लेकिन मकई की आगे चल के सिचुएशन बेहतर हो सकती है। इस वक्त अमेरिका में कॉटन की जो प्राइसेस हैं वो नीचे हैं, 65 सेंट के ऊपर गई हुई है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से कॉटन के एक ऐसी चीज़ होगी कि गवर्नमेंट को दो काम करने, एक तो मुल्क के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, वो इसकी जो है वो इंसेंटिव भी दे रही है लोगों को, इसके ऊपर फ़ी एकड़ जो बीज का अर्ली लगा रहे हैं, यानी कि जल्द अगीती काश्त कर रहे हैं, उनको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बाहर से जो लेके आनी है तो उसके ऊपर अगर टैरिफ लगा दें, क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री जो कॉटन की जो इस टाइम मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल में है वो है जिनर। जिनर को जो है वो सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर कॉटन नहीं होगा तो उसका कारोबार तबाह हो जाएगा। वो अगर मुकामी लोगों को पैसा नहीं मिलेगा और अगर इंटरनेशनल इंपोर्ट्स हो रही हैं, और अगर इंटरनेशनल इंपोर्ट्स हो रही हैं तो उसके ऊपर अगर हुकूमत टैरिफ नहीं लगाती और लोकल किसानों के ऊपर या जिनर के ऊपर टैक्स लगाती है, तो उससे क्या होगा कि वो तबका बिल्कुल पिस जाएगा और कारोबार छोड़ देगा। तो ये मेरे ख्याल से सिचुएशन बड़ी डिमांडिंग हो रही है और इसको मेरे ख्याल से इसको भी हुकूमत की तरफ देखना चाहिए। लास्ट में जी अब कुछ क्विकली सवाल लेते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं आप लोगों का जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस हमें भेजे हैं। तो पहला जी सवाल जो हमारे दोस्त हैं, मैंने कहा था फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दिया करें, भेज दिया करें बेशक हमें। पहला सवाल है जी, इंग्लिश में उन्होंने कहा है कि वी हैव टू मैनेज आवर सिस्टम, ये खान जी हैं, वी हैव टू मैनेज आवर सिस्टम टू कम्पीट इंडिया, वी नीड टू एजुकेट आवर ग्रोअर्स। एब्सोल्युटली जनाब, ग्रोअर्स को समझाना, टैरिफ को मतलब किसानों को उनकी पैदावार बढ़ाने की टेक्नोलॉजी के मतलब ये बताना ज़रूरी है, और पॉलिसी मेकर्स को। तो ये प्रोग्राम भी इसी वजह से आपके लिए करते हैं कि उन तक ये जो मैसेज है वो कन्वे हो कि जनाब यहाँ गड़बड़ हो रही है और आपने ये करना है। तो इस सिलसिले में अगर आपको, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो इसमें एक अहम चीज़ जो हमारी तरफ से है वो किसान मददगार की मोबाइल ऐप है, वो आप ज़रूर डाउनलोड करें। उसके ऊपर पूरा एजुकेशन प्लान है, आप उस पर कर सकते हैं, और किसान बॉट भी हमारा इस सिलसिले में एक्टिव है। दूसरे नंबर पे आते हैं जनाब, हमारे दोस्त हैं मलिक मुख्तार साहब, वो हाइब्रिड चावल की कौन सी वैरायटी काश्त करें? जनाब आप कोई भी कर लें, लेकिन वो करें जिसका कि बीज अच्छी कंपनी का हो। इस सिलसिले में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अपने जो करीबी डीलर हैं उनसे भी आप लें उन कंपनियों के, और उनसे रसीद लें प्रॉपर, और गारंटी लें, और प्योरिटी चेक करके और जर्मिनेशन का चेक करके फिर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछली दफ़ा गलती की लोगों ने, और अपने इलाके के मुताबिक मेरे ख्याल से वैरायटी का इंतखाब करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में आप हमसे मज़ीद रब्ता कर सकते हैं जी। फिर हमारे दोस्त हैं जनाब, इन्होंने सवाल हमसे ये किया है, इनका नाम है फजल हुसैन साहब। इन्होंने कहा है कि मेरा सवाल ये है कि अगर गंदम पास्को या फूड्स नहीं ख़रीदेगा तो किसान को आड़ती और स्टॉकिस्ट लूट लेगा, यानी बहुत कम रेट देगा और बाद में पूरा साल अपनी मन मर्जी के रेट आवाम से लेगा। बिल्कुल ये वो सवाल था मैंने जो शुरू में जिक्र किया था कि बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऊपर हुकूमत को डी रेगुलेट करने का जो गंदम को सवाल पैदा हो रहा है, उसके असरात क्या होंगे? क्या फ्लोर मिल्स, क्या आड़ती, क्या बीच में वो लोग जो इसके ऊपर ज़ख़ीराअंदोज़ी करेंगे, और वो अगर सही कीमत नहीं देते तो इस दफ़ा ये बड़ा ही मसला बन जाएगा। इसका पहले भी बात की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमारे दोस्त फजल हुसैन साहब ने किया है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पर सोचना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हो सकती थी वो ये होती कि हुकूमत फौरी तौर पे वैल्यू एडिशन करके गंदम की चीज़ें जो एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि अगर डीरेगुलेट करना है तो ये ना होना चाहिए कि आप एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा सकते, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जाकर बेच सकते, या इवन इंटरनेशनली नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली गंदम की कीमत आजकल ऊपर जा रही है, तो अगर ये इम्पोर्ट करेंगे तो बड़ा मसला बनेगा। तो ये 270 डॉलर पर टन की अगर हम बात करें तो ये इनको प्रॉब्लम आ सकता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ें जो उनसे ये इम्पॉर्टेंट हैं, हुकूमत को देखना चाहिए इसमें। नेक्स्ट चीज़ सवाल जो हमें आया है, इन्होंने कहा, मोहम्मद अख्तर साहब हैं, चावल की फसल के लिए फर्टिलाइज़र और ज़रूरी अद्वियात का प्लान भी शेयर करें। जनाब आप हमारी ऐप के ऊपर जाएँ, वो कर सकते हैं। बिल्कुल ये अच्छा सवाल था आपका। इसके साथ साथ हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हाइब्रिड 7864 चिली सीड का कहा है कि ये इसको करना चाह रहे हैं।
पहली वीक में इन्होंने लगाया था, इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसकी जो बाकायदा मेरे ख्याल से अगर हमारे कॉल सेंटर पर रब्ता करें आप, उस लिहाज से जो इसकी उम्र है वो मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो ये ज़रूर आप देखते करें, हमारे एक्सपर्ट आपको मज़ीद इस बारे में मालूमात दे देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा सर चावल, गंदम, कपास, कमाद इनको छोड़कर कोई कीमती फसलें काश्त करने की तजवीज़ दें। जनाब बिल्कुल इस टाइम अब आपको पता है सनफ्लावर आ रहा है, उसको लगाएं। सब्ज़ियाँ जो सी हैं वो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इस वक्त बहुत बड़ी डिमांड है। इसके साथ साथ हुकूमत को ये चाहिए कि वैल्यू चेन्स पे काम करे। अब दौर आ गया है जनरेटिव एआई का। देखें ये एक अहम नुक्ता था कि जनरेटिव एआई इस वक्त एग्रीकल्चर में जिस तरह आम ज़िंदगी में आपने देखा आ गई हैं चीज़ें, अब वो आ रही हैं। और पाकिस्तान वो अगर हम 19वीं या 20वीं सदी की चीज़ें, आपको पता है हम क्यों आगे थे, 1950 में 60 में बहुत आगे थे ज़राअत, लेकिन हम अभी तक हम वही हैं। और ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं जो फ़ैसला साज हैं इस मुल्क को लेके चलने वाले, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब वो तरीका नहीं चल सकता जो कि 19वीं या 20वीं सदी के थे। अब ज़राअत बहुत आगे हो गई है हमारे से। केव एग्री किसान मददगार से मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि सऊदी अरब में कुछ लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि हमें यहाँ पे अपनी वर्टिकल फार्मिंग करके जो आलू है वो पैदा करना है, और इस सिलसिले में दमाम के इलाके में बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे उनकी वो वहाँ पे आलू की पैदावार होती है। लेकिन हमारे पास वो स्किल सेट चाहिए, हमें वो क्या कहते हैं उसको, जो आपकी एक्सपर्ट्स हैं वो चाहिए जो कि हमें मदद कर सकें। क्योंकि अब हम अपना उगाने जा रहे हैं। तो अब आप दुनिया में अगर आप समझ रहे थे कि वो कुव्वतें या वो चीज़ें जो कि दुनिया में आपके ऊपर डिपेंडेंट थी, यानी कि उनका इन्हिसार आप पे था, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। अब आप पीछे रह गए हैं, आपको अपनी ज़राअत में, तजारत में, सनत में जिद्दत लानी होगी, वरना हम इस तरह से नहीं चल सकते। और यही हो रहा है कि वो आपके पास अगर जिसे कहते हैं कि वो स्किल है, यानी कि आप लोग के बच्चों के पास वो इल्म और हुनर है, तो आप उसको बेच के लोगों को वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और उन्होंने हमसे मांगी भी हैं, उनसे हमारी बात भी हुई। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अब दुनिया जो है वो वर्टिकल फार्मिंग की तरफ चली गई है। वो अपनी मदद आपके तहत वो एनवायरमेंटल जो है उसके ऊपर चली गई है, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल के तहत वो कर रहे हैं काम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि उनके पास पैसा है और वो लगाना चाहते हैं, लेकिन वो भी अब खुद इन्हिसारी पे हैं, आप पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे। अब आपको अपने लिए वो मौके पर तलाश करने हैं और वो चीज़ें करनी है जिससे कि आपकी तरफ लोग आएँ। और यही वो चीज़ है जिसमें कि हॉलैंड और बेल्जियम का मैंने नाम दिया कि उन्होंने सीड भी वो देते हैं पोटैटो का, इसके अलावा वो मसनूआत भी दे रहे हैं। तो $1 बिलियन से ज़्यादा की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में भी हो सकती है और बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ये वो तजावीज़ थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। बाकी चीन पाकिस्तान में आना चाह रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने कहा जी हम कॉटन में काम करेंगे, मेज़ में काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ज़रूर होनी चाहिए, ये ना हो कि वो यहाँ पे आएँ, अपनी मर्ज़ी की चीज़ करें और चले जाएँ और यहाँ के लोगों को वो हुनर ना मिल सके जो कि हमें चाहिए। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, शायद एक नए रूप में ज़रूर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि आपसे ये राब्ता रहे। अस्सलाम वालेकुम।